आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। उस नए चैप्टर के अंदर नोट्स भी करेंगे और उन नोट्स को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपके सामने। तो कहने का मतलब है कि हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये। अगर आप नोट्स भी करना चाहते हैं तो साथ साथ नोट्स भी करते जाइए और साथ साथ उन्हें समझते भी जाइए। तो इस वीडियो में हम करेंगे फुल चैप्टर। केवल अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर कर सकते हैं, उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द नोट्स एंड आल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ नोट्स। सो फुल चैप्टर करने वाले हैं हम। और ये चैप्टर कौन सा है? अपना चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक अलग सी वीडियो आएगी आपके लिए जिसमें मैं केवल आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन मैंने 2-3 वीडियो न्यूमेरिकल की डाल दी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की डाली है ताकि वो भी आप समझ सके। तो ये चैप्टर पढ़े, सबसे पहले पूरा चैप्टर को देखें। अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो नोट्स अपने जिन्हें हम समझने वाले हैं वो हैंड रिटन है, यानी हाथों से लिखे हुए हैं, किसी बच्चे के द्वारा लिखे गए हैं और अच्छी राइटिंग से लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी राइटिंग लगी होगी आपको। तो देखिए, अपना चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, हम एक काम करते हैं, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, लेकिन करेंगे दोनों पार्ट्स को इस वीडियो के अंदर ही। पहला हो जाएगा अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, लाइट क्या है? सबसे पहले, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected. लाइट एनर्जी की फॉर्म है। लाइट के कारण ही हमें आसपास की चीज़ें दिखती हैं, और लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर हमें वो दिखती है। ठीक है, तो वो सब कुछ पढ़ने वाले हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सन इज सीन बाय अस बिकॉज सन रेज एंटर्स आवर आइज। जो सन है वो हमें दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो सन से आने वाली रेज है, किरण है, वो हमारी आंखों पर पड़ती है और जिसके कारण हमें सन दिखता है। फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च एक्सेट्रा विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। दोज ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिनके पास खुद की लाइट है, जो खुद की लाइट को इमिट करते हो, निकालते हो। जैसे कि सन हो गया, स्टार्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, टॉर्च। देखिए, हमारा मून है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है, तो हम उसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। तो एग्जाम्पल तो हो गए अपने सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब। और किसे कहेंगे? जो अपनी इमिट करते हो लाइट को, जिनके पास खुद की लाइट हो। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ जाता है अपना नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous objects. वे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जो कि उनके ऊपर पड़ती है। तो उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को, तो वो चमकने लगते हैं। तो हमें दिखते हैं कि उनके पास खुद की लाइट है, लेकिन उनके पास खुद की लाइट नहीं होती। एग्जाम्पल हो गया अपना मून, टेबल एक्सेट्रा। ठीक है, एक नोट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पता होना जरूरी है आपको। जो हमारी लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। हमेशा हमारी जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। तो ये बात हमेशा आप याद रखना। फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर। वेव थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। कहा जाता है कि जो हमारी लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव से बनी होती है। किससे बनी होती है? वेव से बनी होती है, और वो ट्रेवल करती है, और उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम क्या हो गया? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था साउंड। साउंड में क्या पढ़ा था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, किसी भी मीडियम की जरूरत होती है। वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर एयर नहीं होती है। तो लेकिन हमारी जो लाइट है उसे किसी भी एयर यानी किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बिना मटेरियल मीडियम की ट्रेवल कर सकती है। तो ये थी नेचर ऑफ लाइट। तो इतनी ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, यानी विजुअल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है सिंपल लाइट की। तो वेवलेंथ होती है अपनी लाइट की 4 × 10⁻⁻7 मीटर × 10 × 10⁻⁻7 मीटर, 8 × 10 की पावर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 400
टू 800 मीटर, ठीक है। फिर अपना आ जाता है अगला, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डिफाइंस लाइट इज द फोटोन। सॉरी, यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना, ये फोटोन है, सॉरी PHOTON, ठीक है, ये वहां पर प्रोटोन नहीं है। ओके, तो हमें क्या कह रहा है इसके अंदर की पार्टिकल थ्योरी के अनुसार जो लाइट है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये कैसे पता चला कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे फोटोन के द्वारा पता चला। अब इतनी बात है कि फोटोन के द्वारा पता चला। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक आ जाता है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है? So, if light rays travel in the same medium after bouncing back from a polished surface called as reflection of light। कोई लाइट रेज है वो एक सेम मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है और किसी हार्ड सरफेस से टकरा कर वापस आती है। सिंपल सी बात है कि कोई लाइट रेज आ रही है और आगे कोई हार्ड सरफेस आ गया तो वो हार्ड सरफेस से टकरा कर वापस आ जाएगी सेम मीडियम के अंदर, तो उसी को बोलेंगे हम क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इनकी एक प्रोसेस तो अपनी ये होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी प्रोसेस अपनी ये है। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी लाइट रेज जा रही है तो वो उसे वापस भेजना, टकरा कर वापस भेजना। कब वापस आती है? वो जब किसी हार्ड सरफेस से वो टकरा कर आती है, ठीक है, किसी हार्ड सरफेस पर वो जाती है और टकराती है, ठीक है। तो ये अपनी एक डेफिनेशन हो गई। अब कुछ समझना है अपने को। अब देखिए, ये समझना है अपने को। अब देखिए, अब एक डायग्राम है अपना जिससे आप समझना। ये अपना एक मिरर है, मान लीजिए अपना मिरर है, मिरर की सरफेस है, इतना याद रखिए, अपना आईना है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है मिरर। इस मिरर पर एक रे आती है इस प्रकार, इधर से एक रे आती है, इधर से मान लीजिए इधर से रे आ रही है और हम ऐसा कोई निशान होता है किसी भी रे पर तो मानते हैं कि वो इंसिडेंट नहीं आ रही है वो रे, ठीक है। तो कोई रे आ रही है और इस मिरर पर पड़ रही है, इस मिरर पर पड़कर वो टकरा जाती है। आपको पता है कि किसी हार्ड सरफेस पर, पॉलिश्ड सरफेस पर कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इस प्रकार, रिफ्लेक्ट हो जाती है इस प्रकार, तो वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ठीक है। तो मतलब इधर चली गई तो ये निशान हो गया अपना, ठीक है। तो ये अपने इधर था, तो ये बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं, जो आती है रे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो जाती है टकरा कर उससे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए समझने वाली बात, ये अपनी क्या है? ये अपनी इंसिडेंट रे है, ये क्या है अपने? ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये अपना क्या मिरर है। सो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। मतलब आप मान लीजिए कोई भी लाइन है, अगर हम किसी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, अगर हम किसी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं तो ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये एंगल आई, ये एंगल आर, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर एंगल आई बनेगा, यहाँ पर एंगल आर बनेगा। एंगल आई मतलब इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच के अंदर एंगल, ये इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच एंगल बनेगा, और इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा, वो एंगल आर हो जाएगा, यानी एंगल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे एंगल आई है, जो एंगल इंसिडेंस है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। ओके, ये बात भी आपके सामने क्लियर हो गई ना। सो एक नोट पॉइंट लिखिए, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारा सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेस को, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानते हैं सिल्वर को, ठीक है, इसको मानते हैं सिल्वर को हम सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है अपना टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्शन किन किन सरफेस से होता है। सो यहाँ पर दो प्रकार की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है अपनी। पहला अपना प्लेन सरफेस, इन्हें हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा है स्फेरिकल सरफेस जिसे हम बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर। अपना पहला है प्लेन मिरर, बोल सकते हैं प्लेन सरफेस, और दूसरा है स्फेरिकल सरफेस है स्फेरिकल मिरर। प्लेन सरफेस यानी कि प्लेन मिरर, यहाँ पर अपना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इसके अंदर स्फेरिकल सरफेस यानी स्फेरिकल मिरर से। प्लेन सरफेस को हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे, केवल हम इसको स्फेरिकल सरफेस को पढ़ना है।
इसी से हमारा न्यूमेरिकल आएगा, पूरा चैप्टर इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अपना स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स के मिरर्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला मिरर है अपना कॉनकेव मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कॉनकेव मिरर क्या है। सो इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बल्जिंग इनवर्ड सरफेस एंड polished at bulging outward surface, then this type of mirror is called concave mirror. ओके, इतनी बात क्लियर है। हमें कह रहा है अगर रिफ्लेक्शन इनवर्ड से हो रहा है, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से हो रहा है, तो हमें एंड पॉलिश्ड एट बल्किंग आउटवर्ड, और बाहर से तो पॉलिश किया हुआ है और रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है, तो उस प्रकार के मिरर को बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। ये अपना जो कॉनकेव मिरर है वो दिखने में ऐसा होता है। अब आप तो जानते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोचोगे। देखिए ये अपना मिरर ऐसा नहीं था, ये पहले था ऐसा, ऐसे कोई स्पेरिकल मिरर था। तो उस आदमी ने क्या किया, इन स्पेरिकल मिरर्स को एक ऐसे काट दिया दोनों को, तो एक तो बन गया ये और एक बन गया ऐसे। देखो एक तो ऐसे बन गया और एक बन गया ऐसे। तो इस वाले को तो बोलेंगे हम क्या, इस वाले को कॉन्वेक्स, और ये वाला अपना क्या हो गया, कॉनकेव। ठीक है, अब देखिए ये अपना कॉनकेव मिरर है ना, तो ये यहाँ से तो पॉलिश्ड है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, कोई भी रे आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और ये यहाँ से क्या है, ये यहाँ से है पॉलिश्ड। ठीक है, ये भी बात आपके सामने क्लियर होगी। तो आप जानते होंगे कि क्या हो गया अपना कॉनकेव मिरर। अब देख लेते हैं थोड़े यूजेस थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यूजेस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेस, तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अब मेरे चैनल पर अगर आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, वो आप पढ़ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। इस पर तो मैंने थोड़े से 1-2 पॉइंट यूजेस लिखा रखे, लेकिन उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी चीज़ समझाया आपको यूजेस, क्योंकि यूजेस में एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी बहुत है। तो सबसे पहले आपने देख लीजिए सर्च लाइट, ये सर्च लाइट के यूज़ में आता है। ठीक है, व्हीकल लाइट, व्हीकल हेडलाइट्स तो आप जानते होंगे उसमें भी यूज़ में आता है। और डेंटिस्ट होते हैं अपने, जो दांतों की कैविटी को सही करते हैं, वो भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें दांत बहुत बड़ा दिखेगा जब वो कॉनकेव मिरर लगाएंगे तो, और बड़ा दिखेगा तो वो उसके अंदर दांत के अंदर होने वाली जो भी कैविटी है वो आसानी से उन्हें देख पाएंगे। ओके, ये अपना कॉनकेव मिरर है। फिर अपना अगला आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बल्गिंग आउटवर्ड सरफेस एंड पॉलिश्ड एट बल्गिंग इनवर्ड सरफेस, देन दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। हमारे कॉनकेव का उल्टा है कि रिफ्लेक्शन अगर आउटवर्ड सरफेस से हो रहा है और अगर पॉलिश अंदर वाली सरफेस से किया गया है, तो अगर रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है और पॉलिश अंदर से किया गया है, तो उस वाले मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अपना कॉन्वेक्स मिरर देखो ऐसे दिखता है। अपना कॉनकेव कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, तो अपना कॉनकेव ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से किया गया है पॉलिश, और रिफ्लेक्शन होगा इसका यहाँ से। समझ में आ गया इतनी बात। ओके, फिर आ जाता है अपना यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज, सो यूज एज साइड मिरर। व्हीकल के अंदर हम देखते हैं कि एक साइड रियर व्यू मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, और स्ट्रीट लाइट्स के अंदर यूज में आता है, रिफ्लेक्टर्स के यूज में आता है, मॉल्स के अंदर यूज में आता है, ताकि जो कस्टमर को देख सके, और इन शॉप के अंदर काम में आ जाता है। फिर अपना अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, देखो 2 प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं हमने कॉमनली। सबसे पहला होता है अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अपना इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। सो इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और वो पैरेलल है एक दूसरे के, और रिफ्लेक्टेड रे जा रही है तो वो भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहाँ पर अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम पॉलिश्ड सरफेस से होता है। ठीक है, this type of reflection takes place from fully polished surface called as regular reflection। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है आपके सामने। अब देखिए इसके अंदर अपना एक यहाँ पर प्लेन मिरर रख दिया हमने, यहाँ पर ये प्लेन मिरर रख दिया, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल हो रही थी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, इंसिडेंट रे भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर है। तो अपना दूसरा आ जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है एक दूसरे के,
लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे क्या, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कॉल्ड अनइवन और रफ सरफेस से होता है, वो पॉली सरफेस से हो रहा था रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये अनइवन और रफ सरफेस से हो रहा है, और इसको बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखिए डायग्राम है अपना, एक डायग्राम क्या है, ये एक मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये यहाँ से ऐसे चलेगी, ये रिफ्लेक्ट हुई तो एक ऐसे चलेगी, ये एक ऐसे चलेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है, वो पैरेलल नहीं रहते। इंसिडेंट रे तो एक दूसरे के पैरेलल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है अपने लिए, ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको दिक्कत ना है। वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन नोट्स में लिखो आप, इंपॉर्टेंट रहे बहुत। तो देखिए सबसे पहले आता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, किसी भी स्फेरिकल मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कोई भी होलो स्फीयर है और उस होलो स्फीयर से जिसमें मिरर को काटा गया था उसी का सेंटर। नहीं समझे, समझाता हूँ एकदम अच्छे से समझना। ये अपना एक आप जानते हो कि स्फेरिकल मिरर था, एक अपना एक स्फेरिकल मिरर था, और उस स्फेरिकल मिरर को हमने काट दिया, ठीक है, उस स्फेरिकल मिरर को हमने काट दिया। तो उस स्फेरिकल मिरर का कोई सेंटर तो होगा ना, बीच का कोई केंद्र बोल सकते हैं, केंद्र तो होगा ना, सेंटर तो होगा। तो उस सेंटर में, उस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, अब हमने उस मिरर को ऐसे काट लिया, मान लीजिए ऐसे काट लिया, ये अपना मिरर है। तो अब उस मिरर में जब पहले उसका सेंटर था, तो वो अब उस मिरर का सेंटर से काटा था, तो उसी जो पहले मिरर था स्फेरिकल मिरर, उसका जो सेंटर था उसी को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, ओके। और ये सी से डिनोट किया जाता है, सी से, कैपिटल सी से। नोट पॉइंट लिखिए एक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर का, वो उसके सामने होता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स मिरर का, वो उसके अंदर होता है। फिर अपना आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने देखा अभी। देखो अब देखो अपना यहाँ पर ये अपना एक स्फेरिकल मिरर था, उस स्फेरिकल मिरर को अपने काटा, यहाँ से काटा, तो उस मिरर का जो रेडियस तो होगा ना, अगर सेंटर है तो आप जानते होंगे सेंटर का आधा यानी रेडियस तो होगा ना, तो रेडियस है तो उस मिरर का, स्फेरिकल मिरर का रेडियस ही कहलाता है हमारा रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर। फिर अपना एक टर्म आपको साफ नहीं दिख रही होगी लेकिन बता देता हूँ, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो अपना स्फेरिकल मिरर है उसको सेंटर है ना, उसी को बोले हम क्या, पोल। क्या बोलेंगे हम, पोल बोलेंगे। फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से फोकस से पास होती हुई जाती है, उसी को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम एक्स या फिर x1 से p से डिनोट करते हैं। फिर नोट पॉइंट लिखिए, ये परपेंडिकुलर होती है मिरर के, हमेशा ये परपेंडिकुलर होती है मिरर के। फिर अपर्चर क्या होता है, अपर्चर द पोर्शन ऑफ ए मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। ऐसा पोर्शन मिरर का जहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करती है, एक्चुअली मैंने असली में असली के अंदर वो एक्चुअली टेक्स प्लेस करती है, मतलब वहाँ से गुजरती है, तो उसी को बोलेंगे हम अपर्चर। फिर फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस टू वॉच ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। जहाँ से और कोई सभी जो हमारी लाइट रेज वो पैरेलल होती है और एक्सिस को कन्वर्ट करती है रिफ्लेक्शन के बाद में अभी, यानी कि वापस बदल देती है उस लाइट रे को। ये एप से डिनोट किया जाता है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ वो होती है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। देखिए मैं समझा देता हूँ, मान लीजिए अपना कोई सा भी मिरर है, इस मिरर पर ये लाइन है और इस लाइन को बोलेंगे हम क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का यहाँ पर अपना हो गया पोल, इसको बोलेंगे हम पोल, और इस लाइन का यहाँ पर इसको बोल देंगे हम फोकस, और इस लाइन का अपना यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे अपना पोल, और ये जो पूरी लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप समझ गए होंगे अब पूरी बात। ओके तो क्लियर है। अब पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए मैंने एक लॉ तो आपको पहले बता दिया कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा इक्वल होंगे। एक बार और समझा देता हूँ, ये अपनी नॉर्म यानी कोई भी मिरर है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आती है और वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये अपनी इंसिडेंट रे। तो ये नॉर्मल बनाई हमने, तो ये एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा, बस इतनी बात है।
फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही मिरर यानी एक ही जगह पर लाइक करते हैं। देखा होगा आपने, यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर ही अपनी इंसिडेंट रे है, यहाँ पर ही अपनी रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ पर ही अपनी नॉर्मल है, तो तीनों एक ही जगह लाइक कर रहे हैं ना। ओके, फिर आ जाता है अपना एक फॉर्मूला यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए मेरे हिसाब से। एक अपना आ जाता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें पूछेगा, मान लीजिए मैं फोकल लेंथ पूछते तो हम फोकल लेंथ कैसे निकालेगा। फोकल लेंथ पूछने के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए हमें 20 दिया है और हम फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 आ गया अपना, है ना। तो क्लियर है, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू के अंदर r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का आधा होता है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला देख चुके हैं, f इज इक्वल टू r/2, हमेशा याद रखना। फिर अपना आ जाता है अगला मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/1। आपका जो पूरा जो चैप्टर वो इसी पर डिपेंड है, ये याद होना जरूरी है, तभी आप पूरे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाओगे। ये अपना है मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के अंदर 1/v यानी v की वैल्यू है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, u की वैल्यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और f यानी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब देखिए मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू के अंदर h2/h1 इज इक्वल टू v/u। मैग्निफिकेशन देख लीजिए अपना, v/u, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ये तीनों चीज़ों मैंने समझाई, हमने तीनों फॉर्मूला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें रट लेना, क्वेश्चन में सोल्व कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रट लो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। जो मिरर्स है सबसे पहले हम देखेंगे कौन के मिरर से कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात है कौन के मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो वो रूल्स में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि रूल्स हम बीच बीच में देख लेंगे, अभी क्या हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसमें हम इमेज की फॉर्मेशन करें तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो देखिए फिलहाल ये अपना एक मिरर है, इसी पर कर देता हूँ। तो ये अपना एक कॉनकेव मिरर है, ये अपनी क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना यहाँ पे फोकस है, ये अपना पोल है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पे अपना सेंटर है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को हमें रखना है इन्फिनिटी पर। कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पर रखना है। तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रहेंगे तो एक पैरेलल रेज आएगी ऐसे, ठीक है, और पैरेलल रेज आएगी तो हमेशा देखो कभी भी हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस का कोई पैरेलल रेज होती है तो फोकस से होती हुई चली जाती है, तो ये फोकस से होती हुई चली जाएगी, तो हमारी इमेज जहाँ पर दो ही रेज हमारी टकरा जाती है वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। देखो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, मैंने देखो अलग सी वीडियो बनाई है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए मैंने उनके लिए अलग वीडियो बनाई थी, इसके लिए अलग वीडियो, तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी वैसे। तो ठीक है, आप एक काम करना, अब वो वीडियोस देख लेना, मैंने वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स के लिए बनाई थी, क्योंकि इसमें तो मैं आपके नोट्स लिखा देता हूँ, आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको न समझ में आए कुछ तो पक्का बता रहा हूँ, आप कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा आपकी बात है, ठीक है। तो ये पहला रूल था अपना, ये सेकंड रूल है, ये सेकंड रूल है, तो दो रूल अपने कंप्लीट हो गए, 6 रूल है मेरे हिसाब से। ये अपना थर्ड रूल है, ऑब्जेक्ट को शिप पर रखेंगे, और अपना आ जाता है फिर फोर्थ रूल, फिर आ जाता है अपना फिफ्थ रूल, नहीं है सॉरी, ये इमेज फॉर्मेशन करने के लिए है, रूल्स तो हमें करा रहे नहीं है, और ये फिफ्थ अपना रूल। आप इमेज जो आपके जो रूल्स है वो लिख लेंगे, आपको जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और ये अपना हो गया सिक्स्थ रूल, लास्ट एंड फाइनल। अब अगर देखिए ये आपके सामने जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये रे डायग्राम्स बनाना नहीं जानते हो या फिर नहीं जानना चाहते तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये टेबल तो आना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल के अंदर बताया गया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी, तब इमेज कहाँ पर बनी, और इमेज का टाइप कौन सा है और उसकी साइज क्या है। तो हमने 6 केस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स, तो उन 6 केस में ये टेबल बनी हुई है और 6 केस दिए हुए हैं, तो ये टेबल तो आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेबल में, तो ये टेबल आप याद रखना हमेशा। देखिए ये मैंने जो कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके रूल्स इसलिए नहीं बताए, समझाए इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन जरूर देखेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, सो आवर टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग। जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। सो हमारा कॉनकेव मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए इस प्रकार हमें दिखता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल के एक्सिस के अंदर यहाँ पर
इस हमारे जो कॉनकेव था उसके अंदर इधर होते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर होंगे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि आप ऑब्जेक्ट को रखो, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पर। देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे, हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखना है। तो देखिए हमेशा आप अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो यहाँ से हम एक पैरेलल रेज आएगी। हमेशा हमें बात कहे कि हमारा ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पर है, तो मतलब इन्फिनिटी पर हम बता तो नहीं सकते ना किधर है, लेकिन इन्फिनिटी से हमारी रेज आएगी। तो इन्फिनिटी से हमारी पैरेलल रेज आई, तो पैरेलल रेज आई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर होगा क्या, अब देखिए यहाँ से ये मिरर है अपना कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के उधर तो नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इधर ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई, इधर चली जाएगी। देखो समझिए, रिफ्लेक्ट हो गई ये रे और ये इधर चली गई, ठीक है, समझ लिया ये बात। लेकिन हम अगर देखेंगे, अगर हम इधर से देख रहा, कोई भी आई यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो देखिए वो इधर से देखा तो उसे क्या लगेगा कि ये पैरेलल रे थी और ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होकर, मतलब कि ये रे इधर चली गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन ये रे इधर आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है, तो इधर से भी एक रे आएगी। तो कुल मिला की बात ये है कि यहाँ पर फोकस पर उसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। हम इमेजनरी रेज ड्रॉ करेंगे। देखिए दोबारा बता देता हूँ, हमारी ऐसे पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल रेज आकर इधर डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे इस प्रकार डाइवर्ज हो जाएगी, और ये एक पैरेलल रे इधर आई, ये भी डाइवर्ज होगी। तो हम अगर इमेजनरी रे ड्रॉ करेंगे इसके इधर, तो हमें यहाँ पर फोकस पे मिलेगी ये दोनों रे, तो हमारी फोकस पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पर रखा। इमेज कहाँ पर बनी, बिहाइंड द मिरर, हम लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। मिरर यहाँ पर है तो मिरर के अंदर बनी है, तो इमेज बोल सकते हैं मिरर के अंदर बनी है। तो इमेज का टाइप क्या है, इमेज का टाइप है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधी, ठीक है। और साइज क्या है, साइज देखिए इतनी छोटी सी साइज है। हमारा ऑब्जेक्ट तो इधर से आ रहा है, इन्फिनिटी से रखा हमने, तो ऑब्जेक्ट की साइज तो बहुत बड़ी है, लेकिन इमेज की साइज है वो इतनी सी है, देखो पॉइंट साइज इमेज है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। इसके अंदर कुल 2 रूल्स हैं, 2 फॉर्मेशन है इमेज फॉर्मेशन का। तो पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लेंगे। तो वैसे आपको इसके अंदर रूल्स याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखो, मैं बता देता हूँ आपको ये बात, देखिए ये बात दोबारा समझ लीजिए। अब अगर हमारा एक ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर है, ये फोकस है और ये पोल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आ रही है, कोई भी रेज मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रेज मिरर से टकराकर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे। तो ये हमेशा याद रखना, ये रूल्स है, ठीक है, ये रूल है। अब पढ़ लेते हैं हम हमारा दूसरा रूल, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अपना दूसरा रूल है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रोके, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है हमें, ठीक है। हम पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर अपना सेंटर हो गया, यहाँ पर अपना फोकस हो गया और यहाँ पे अपना पोल हो गया। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने के लिए कहा गया, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, और कहाँ पर रखा है, पोल। तो हमें ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पर, इन्फिनिटी और पोल। तो ये अपना हो गया मिरर, और ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर, ये पोल। ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी एंड एफ के बीच में, यानी हमें रखना है यहाँ पर इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, यानी यहाँ पर रखते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा, अगर इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपके पास, ओके। तो हमें इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखना है। तो सॉरी एक बात गलती होगी, ये अपना मिरर है, ध्यान से समझना, ये अपना मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि आप इमेज यानी ऑब्जेक्ट को रखो कहाँ पर, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो यहाँ पर होगा, कहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर। ये तो अपना पोल है और इधर अपनी इन्फिनिटी है, तो इन दोनों के बीच में रखना है। तो हमने ये रख लिया, जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रख लिया। तो ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पर रखा तो एक रे तो हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं हमेशा, ये तो बात क्लियर है। तो हमने क्या समझा अभी कि कोई भी रे अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे मिरर से डाइवर्ज हो जाते हैं। तो ये डाइवर्ज होगी। तो हमने क्या समझा कि अगर हमें लगेगा, अगर हम इमेजनरी रे ड्रॉ करेंगे तो हमें लगेगा कि ये इधर ये फोकस से टकराती हुई जा रही है इमेज, तो ये फोकस से टकराती हुई चली जाएगी। तो हम एक रे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो मैंने क्या कहा था, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, तो ऐसे ये डाइवर्ज होगी। तो ये डाइवर्ज हुई तो ये इधर से मीट हो गई, देख ये डाइवर्ज हुई। तो हम अगर पीछे से मिलाएंगे तो ये ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हमने,
बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पर रखा, इमेज कहाँ पर बनी, मिरर के अंदर बनी, मतलब पी और एफ के बीच में बनी, और टाइप क्या है, वर्चुअल और डायरेक्ट है, और साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को रखा 10 से थोड़ी छोटी बनी है। अब देखिए, अगर आपको आज तक अभी तक समझ में कुछ भी नहीं आया हो, कुछ अलग अगर कोई पॉइंट रह गया हो, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा अलग से, आपकी खातिर, आपके लिए समर्पित। तो क्लियर है, ओके। तो अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब देखिए, हमारे 2 रूल देखिए हमने यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के देखे, तो यहाँ पर अपने जो कॉनकेव मिरर के अंदर देखा था वही वैसी की वैसी टेबल यहाँ पर बनेगी। तो ये देख लीजिए, 2 टेबल है, इन्फिनिटी पर रखा तो फोकस पर इमेज बनी तो वर्चुअल और डायरेक्ट हुई और पॉइंट साइज हुई। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा तो बिहाइंड द मिरर बनी और वर्चुअल और डायरेक्ट बनी। यहाँ पर वी एंड ई का मतलब क्या है, वर्चुअल और डायरेक्ट और स्मॉल बनी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये भी अब आपके सामने क्लियर है। थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन यूज्ड इन मिरर। अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप अगर कोई ये कुछ भी आपको इसमें डिटेल में समझना है कि आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ समझ में नहीं आता, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपके खातिर। अब कुछ समझ लेते हैं। इसके अंदर शायद 5 या 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंटों को समझ लेंगे डायग्राम की मदद से। तो हमारा पहला पॉइंट है इसके अंदर, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं, कह रहा ये है हमें कि हमने एक कौन सा बना लो, चाहे कॉनकेव बना लो या फिर कॉन्वेक्स बना लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चलो हम ये बना लेते हैं, क्या है ये अपना कॉनकेव ना, ठीक है। तो कॉनकेव है, तो ये कॉनकेव है, तो यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर अपना पोल है, ठीक है। अब देखिए, पोल ही रखो बस। हमें क्या गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमें कोई भी मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट है या फिर कोई भी डिस्टेंस है, तो वो हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ये अपना मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ से ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, हमें कोई भी डिस्टेंस ले ले, यानी इधर ले ले, वो हमें लेनी है पॉजिटिव। क्या लेनी है हमें, पॉजिटिव। सेकंड है हमारा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस आई टेकन है नेगेटिव। अगर अपना प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसा, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर यहाँ पर हमारा नीचे कोई ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के, या फिर कोई भी डिस्टेंस या फिर कोई हाइट है, तो हमारा वो नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे हम, नेगेटिव के अंदर उसको लेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। फिर हमें क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ रे देन द साइन टेकन इज नेगेटिव। क्या कह रहा है इसके अंदर, एक मिरर है अपना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। हमेशा अगर हम इधर चलते हैं, कभी भी इधर चलते हैं, तो हमें इधर चलना है तो पॉजिटिव लेंगे हम। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी इमेज अगर इधर चल रहा है, इधर की ओर है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर अपोजिट द डायरेक्शन है, कोई अगर इधर चल रहा है, इस डायरेक्शन के अपोजिट इधर चल रहा है, तो हम हमेशा डिस्टेंस हमारे नेगेटिव लेंगे। तो क्लियर है बात, अपोजिट डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे डिस्टेंस टेकन इज नेगेटिव, ठीक है। अगर डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं हम तो नेगेटिव लेंगे हम, ठीक है। और अगर डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे। मैंने बता दिया आपको, क्लियर है बात। फिर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तो ये न्यूमेरिकल समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्या समझोगे क्या, ठीक है। तो अलग वीडियो में समझा दूंगा, अभी टाइम थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है। तो ये देख लीजिए आप, अगर आपको, आप सोल्व कीजिए इसको, सोल्व करके आंसर आए तो मुझे कमेंट में बताइए। और अगर नहीं आता आंसर, या फिर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, फिर कुछ भी गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं क्या है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी हाइट है इमेज की, इमेज की हाइट को हम एच डैश से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से, तो इन दोनों का रेशियो मतलब एच डैश अपॉन के अंदर एच को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन के अंदर एच, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जो कि हम पहले भी पिछले था उसके अंदर पढ़ चुके हैं। वी को मतलब हाइट ऑफ इमेज, यू का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम का मतलब मैग्निफिकेशन, क्लियर है। तो इसी के साथ ही अपना क्लियर हो जाता है। थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, तो हम क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा बच गया,
तो वो सुंदर सुंदर राइटिंग से नोट्स भी आपके साथ ला रहा हूँ समझाने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में। वैसे अगर आप एस चंद बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो ये अपना टॉपिक क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा आगे का ज्ञान मिले इसलिए मैं दोनों में से पढ़ा देता हूँ ईजिली। तो देखिए, ये अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, वो हमारा क्लियर हो गया। तो अगली वीडियो जब भी लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। मैं कहता हूँ कि आपको कमेंट के अंदर इसकी लिंक दे दूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो लिंक दे दूंगा। लिंक देने पर अभी दे दूंगा लिंक, पहले वीडियो बना देता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, फिर लिंक दे दूंगा। तो उसके अंदर लिंक देखिए, आप वहाँ से आप देख लेना उसको, वीडियो को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, क्योंकि मैं अलग अलग बना देता हूँ दोनों वीडियो। अभी थोड़ा थक गया हूँ आपके लिए इतना बड़ा 30 मिनट तो हो गई शायद, है ना। तो आधे घंटे का वीडियो हो गया। तो क्लियर है, अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। समझ में आया तो ऐसे नोट्स लाता रहता हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक्स।